जय हिंद दोस्तों। हम विजन आईएएस टेस्ट सीरीज नंबर 16 जो ज्योग्राफी से संबंधित था उसमें शुरू के 25 क्वेश्चन देख चुके थे। इस वीडियो में बाकी के 25 क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु गुजरात के जामनगर जिले में अवस्थित है। यह कथन गलत है। गुजरात के ये कच्छ जिले में अवस्थित है, जो गुहार मोती भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु है। दूसरा कथन है, भारत के उत्तर दक्षिण अक्षांशीय विस्तार की वास्तविक दूरी इसके पूर्व पश्चिम देशांतरीय विस्तार से अधिक है। ये कथन सही है। भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार लगभग 30 डिग्री का है। साथ ही उत्तरी छोर से दक्षिण छोर तक मापी गई वास्तविक दूरी 3214 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम तक मापी गई कुल दूरी 2933 किलोमीटर है। इसलिए ये कथन सही हो जाता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? इसमें केवल दूसरा कथन सही है। इसका सही उत्तर होगा विकल्प बी, केवल 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, मृदा की गुणवत्ता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, लवणता से तात्पर्य मृदा में सोडियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड्स और सल्फेट्स की अधिकता होती है। ये कथन सही है। दूसरा कथन है, क्षारीयता से तात्पर्य मृदा में सोडियम लवणों के मुख्य रूप में सोडियम कार्बोनेट की अधिकता होती है। ये कथन भी सही है। लवणता का अर्थ मृदा में सोडियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड्स एवं सल्फेट की प्रबलता से है। क्षारीयता का अर्थ सोडियम लवण विशेष रूप से सोडियम कार्बोनेट की अधिकता से होती है। तीसरा कथन है, लवणीय मृदा का पीएच मान 8.5 से अधिक होता है, जबकि क्षारीय मृदा का पीएच मान 8.5 से कम होता है। ये कथन गलत है, क्योंकि लवणीय मृदा का पीएच मान 8.5 से कम होता है, न कि अधिक, और क्षारीय मृदा का पीएच मान 8.5 से अधिक होता है, न कि कम। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? इसमें पहला और दूसरा कथन सही है। इसका सही उत्तर होगा विकल्प बी, केवल 1 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ पर्वत लिखा हुआ है और दूसरी तरफ इसके सबसे ऊंची चोटी। पहला है एटलस टूकल, ये सही सुमेलित है। यह अल्जीरिया, मोरक्को और ट्यूनीसिया से होते हुए अफ्रीका के उत्तर पश्चिम में लगभग 2500 किलोमीटर तक फैली एक पर्वत श्रृंखला है। दूसरा कथन है आल्पस माउंट एल्ब्रूस, ये गलत सुमेलित है। अल्पस इसका निर्माण अफ्रीका और यूरेशियाई टेक्टोनिक प्लेटों के टकराने से हुआ है। इस घटना के कारण चरम वलय उत्पन्न हुआ है। इसके परिणाम स्वरूप वलन और छेपड़ के कारण समुद्री अवसादे चट्टाने माउंट ब्लॉक, न कि माउंट एल्ब्रस जैसी ऊंची पर्वत चोटियों के रूप में ऊपर उठ गई हैं। और तीसरा कथन है एंडीज ओजोस डेल सलाडो, यह भी गलत सुमेलित है। एंडीज दुनिया की दूसरी सबसे लंबी महाद्वीपीय पर्वत श्रृंखला है। एंडीज एशिया के बाहर विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है। अगर जो देखें इसकी औसत ऊंचाई तो 4000 मीटर है और इसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट एकांगुआ है, ना कि ओजोस डेल सलाडो। उपर्युक्त युगों में से कौन सा सही सुमेलित है? इसमें केवल पहला सही सुमेलित है। इसका सही उत्तर होगा विकल्प डी, केवल 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सारगैसो सागर समुद्र का एक विशाल भाग है जिसका नाम सारगैसम नामक मुक्त रूप से तैरते हुए समुद्री शैवाल की एक प्रजाति के नाम पर रखा गया है। यह निम्नलिखित में से कौन सी धारा या धाराओं से घिरा हुआ है? सारगैसो सागर के बारे में जानते हैं। यह समुद्र का एक विशाल भाग है जिसका नाम सारगैसम
नामक मुक्त रूप से तैरते हुए समुद्री शैवाल की एक प्रजाति पर रखा गया है। यह पश्चिम में गल्फ स्ट्रीम से, उत्तर में उत्तरी अटलांटिक धारा से, पूर्व में कनारी धारा और दक्षिण में उत्तरी अटलांटिक विस्वती धारा से घिरा हुआ है। तो इसमें गल्फ स्ट्रीम, उत्तरी अटलांटिक धारा और कनारी धारा से घिरा हुआ है। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। इसका सही उत्तर होगा विकल्प ए, केवल 1, 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेट रिफ्ट वैली सिस्टम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, यह एशिया में लेबनान से लेकर अफ्रीका में मोजाम्बिक तक विस्तृत खाइयों की एक श्रृंखला है। ये कथन सही है। दूसरा कथन, यह ज्वालामुखियों और बारंबार आने वाले भूकंपों का एक भूगर्भिक रूप से सक्रिय क्षेत्र है। यह भी कथन सही है। और तीसरा कथन है, अफार ट्रिपल जैक्सन एक रिफ्ट वैली सिस्टम का हिस्सा है। यह भी कथन सही है। मैं चाहूँगा कि आप ये तीनों स्थान मैप में जरूर एक बार देख लें, जिससे ये कंसेप्ट और भी क्लियर हो जाएगा। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? इसमें तीनों सही हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी, 1, 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण उद्योग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण उद्योग का मूल्य $100 बिलियन से अधिक है। यह कथन गलत है। ये $100 बिलियन नहीं, लगभग $76 बिलियन है। दूसरा कथन है, भारत से होने वाले इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात का मूल्य $10 बिलियन से अधिक है। ये कथन सही है। ये लगभग 21 से $25 बिलियन तक है। तीसरा कथन है, मोबाइल फोन इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात का सबसे बड़ा घटक है। यह भी कथन सही है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? इसमें दूसरा और तीसरा कथन सही है। इसका सही उत्तर होगा विकल्प सी, केवल 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकस्मिक समतापमंडल तापन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, यह समतापमंडल में ठंडी वायु के नीचे बैठने के कारण होता है। ये कथन सही है। अगर जो देखें तो ध्रुवीय भंवर में ठंडी वायु बहुत तेजी से नीचे बैठने लगती है और इससे समतापमंडल में तापमान बहुत तेजी से बढ़ जाता है। इसे रुद्रोष्म तापन कहते हैं। इस दौरान केवल कुछ ही दिनों में तापमान 50 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाता है। इसलिए इसे आकस्मिक समतापमंडल तापन कहा जाता है। दूसरा कथन है, यह उत्तरी गोलार्ध में नियमित रूप से होने वाला एक प्राकृतिक उतार चढ़ाव है। ये कथन गलत है। ये नियमित रूप से नहीं होता है। उपरोक्त कथनों में कौन सा कथन सही है? इसमें केवल पहला कथन सही है। इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए, केवल 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, सतत विकास के संदर्भ में भारत में निम्नलिखित शहरों में से किन्हें यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज के तहत चुना गया है? इसमें त्रिशूल, हल्लूर, वारंगल, ये 3 विकल्प दिए हुए हैं। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। हाल ही में वारंगल और केरल के 2 शहर त्रिशूल और नीलांबूर को यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज में शामिल किया गया है। तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प सी, केवल 1 और 3। इसमें हल्लूर नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा नदी की निम्नलिखित सहायक नदियों को उनसे संगम बिंदु के अनुसार पूर्व से पश्चिम की ओर व्यवस्थित कीजिए। इस गंगा के जो सहायक नदी हैं उसमें पूर्व से पश्चिम की ओर व्यवस्थित करना है। इसमें सबसे पूर्व में गंडक है, फिर घाघरा नदी है, फिर गोमती और यमुना नदी है। इसका सही उत्तर होगा विकल्प ए, 3, 2, 1 और 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन और दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबी रात होती है। ये कथन सही है, क्योंकि 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है, इसलिए ये होता है। दूसरा कथन है,
21 मार्च को और 23 सितंबर को पूरी पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं। यह भी कथन सही है, क्योंकि 21 मार्च और 23 सितंबर को भूमध्य रेखा पर सूर्य लंबवत चमकता है, इसलिए दोनों गोलार्ध में दिन और रात बराबर होते हैं। इससे ये पूरी पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं। उपयुक्त कथनों में कौन से कथन सही है? इसमें दोनों कथन सही हैं। इसका सही उत्तर होगा विकल्प सी, 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, देशांतरी याग्मोत्तर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, प्रमुख याग्मोत्तर से दूर जाने पर याग्मोत्तर की लंबाई कम होती जाती है। ये कथन गलत है, क्योंकि सभी देशांतरी याग्मोत्तरों की लंबाई समान होती है। दूसरा कथन है, 180 डिग्री पूर्व और 180 डिग्री पश्चिमी याग्मोत्तर की एक दूसरे से 180 डिग्री दूर पर स्थित है। ये कथन गलत है, क्योंकि ये दोनों एक ही रेखा पर स्थित होते हैं। तीसरा कथन है, प्रमुख याग्मोत्तर और 180 डिग्री याग्मोत्तर पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटते हैं। ये कथन सही है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? इसमें केवल तीसरा कथन सही है, जिसका सही उत्तर होगा विकल्प डी, केवल 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, संधारणीय विकास के संदर्भ में ग्रीनफील्ड हब से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, इसे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट द्वारा शुरू किया गया। ये कथन गलत है। ग्रीनफील्ड हब को द रीफ वर्ल्ड फाउंडेशन द्वारा संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के साथ भागीदारी में विकसित किया गया है। दूसरा कथन है, यह समुद्री पर्यावरण के संरक्षण हेतु विश्व भर में डाइविंग और स्नॉर्कलिंग ऑपरेशनों के लिए स्थापित एक वैश्विक डिजिटल प्लेटफॉर्म है। ये कथन सही है। हाल ही में विश्व भर में डाइविंग और स्नॉर्कलिंग ऑपरेशन के लिए ग्रीनफील्ड हब नामक एक वैश्विक डिजिटल प्लेटफॉर्म शुरू किया गया है। इसे संधारणीय समुद्री पर्यटन को काफ़ी बढ़ावा भी मिल रहा है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? इसका सही उत्तर होगा विकल्प बी, केवल 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, अटलांटिक भूमध्य रेखीय प्रतिवर्ती परिसंचरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, यह महासागरीय धाराओं का एक बड़ा तंत्र है जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में उत्तर की ओर उत्तरी अटलांटिक में गर्म जल ले जाता है। यह कथन सही है। अटलांटिक भूमध्य सागरीय परिवर्तित परिसंचरण महासागरीय धाराओं का एक बड़ा तंत्र है। यह उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में उत्तर की ओर उत्तरी अटलांटिक से गर्म जल ले जाता है। दूसरा कथन है, यह तापमान और लवणता के अंतर के कारण संचालित होता है। यह भी कथन सही है। अगर जो देखें तो AMOC का वाहक पट्टी की तरह प्रभावित होने वाला महासागरीय धाराओं का एक बड़ा तंत्र है। यह तापमान और लवणता में अंतर जल के घनत्व द्वारा संचालित होता है। जैसे ही गर्म जल उत्तर की ओर प्रवाहित होते हैं, वह ठंडा होता जाता है और कुछ मात्रा में वाष्पीकृत भी हो जाता है। इससे जल की लवणता की मात्रा बढ़ जाती है। तीसरा कथन है, ग्रीन हाउस गैस में वृद्धि और जलवायु परिवर्तन AMOC को कमजोर कर रहे हैं। यह भी कथन सही है। विभिन्न जलवायु मॉडल यह दर्शाते हैं कि AMOC ग्रीन हाउस गैसों में वृद्धि के कारण 21वीं सदी में कमजोर हो जाएगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि जैसे जैसे वातावरण गर्म होता है, उसके नीचे की सतह पर महासागर तुलनात्मक रूप से अधिक ऊष्मा को बनाए रखता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? इसमें तीनों कथन सही हैं। सही उत्तर होगा विकल्प डी, 1, 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तड़ित की परिघटना मुख्य रूप से संवहनी बादलों से जुड़ी हुई है। यह कथन सही है। दूसरा कथन है, तड़ित मानसून के मौसम में सक्रिय चरण की भूमिका विशेष होती है। यह कथन
गलत है। मानसूनी बादल मुख्य रूप से स्तरीय बादल होते हैं, इसलिए मानसून के मौसम के सक्रिय चरण के दौरान सामान्यतः तड़ित की परिघटना घटित नहीं होती है। हालांकि मानसून के क्षणिक विराम के दौरान संवहन गतिविधियों के से संवहनीय बादलों का निर्माण हो सकता है और इसलिए तड़ित की परिघटना भी हो सकती है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? इसका सही उत्तर होगा विकल्प ए, केवल वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में वन के संरक्षण के संदर्भ में भारत में वन के बाहर वृक्ष पहल से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, यह केंद्र का एक नीतिगत ढांचा है और इसका कोई मौद्रिक घटक नहीं है। ये कथन गलत है। इस पहल हेतु 25 मिलियन अमेरिकी डॉलर का मौद्रिक योगदान प्रदान किया जाएगा। यह पहल भारत में किसानों, कंपनियों और निजी संस्थाओं को एक साथ लाएगी। ये पारंपरिक वनों के बाहर 28 लाख हेक्टेयर तक के वृक्ष में वृक्षावरण का तेजी से विस्तार करने के लिए मिलकर कार्य करेगी, इसलिए ये गलत है। दूसरा कथन है, इसे भारत के सभी राज्यों में लागू किया जा रहा है। यह भी कथन गलत है। यह कार्यक्रम सेंटर फॉर इंटरनेशनल फॉरेस्ट्री रिसर्च और वर्ल्ड एग्रो फॉरेस्ट्री के नेतृत्व में एक संघ द्वारा 7 राज्यों में लागू किया जाएगा। अगर उन 7 राज्यों को देखें तो उसमें आंध्र प्रदेश, असम, हरियाणा, उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश शामिल है। तीसरा कथन है, यह खाद्य और कृषि संगठन की एक पहल है। यह भी कथन गलत है। भारत सरकार के पर्यावरण और वन जलवायु मंत्रालय तथा यूएस एजेंसी फॉर नेशनल डेवलपमेंट ने भारत के वनों के बाहर वृक्ष नामक एक नया कार्यक्रम शुरू करने की घोषणा की है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? इसमें तीनों कथन गलत हैं। इसका सही उत्तर होगा विकल्प डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संधारणीय विकास के संदर्भ में ग्लोबल अलायंस फॉर इंडस्ट्री डिकार्बोनाइजेशन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, यह विश्व बैंक की एक पहल है। ये कथन गलत है। दूसरा कथन है, कोई भी भारतीय कंपनी इस पहल का हिस्सा नहीं है। यह भी कथन गलत है। अंतर्राष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा एजेंसी, इसके सह संस्थापक साझेदार सीमेंस एनर्जी और टाटा स्टील एवं जिंदल स्टील वर्कर्स सहित 13 कंपनियां ने मिलकर ग्लोबल अलायंस फॉर इंडस्ट्री डिकार्बोनाइजेशन को लॉन्च किया है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? इसमें दोनों कथन गलत हैं। इसका सही उत्तर होगा विकल्प डी, ना तो 1 और ना ही 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, डक्कन ट्रैप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, डक्कन ट्रैप ज्वालामुखीय क्षेत्र है जो अत्यधिक अम्लीय और चिपचिपे लावा के जमने से बनी है। ये कथन गलत है, क्योंकि यह अम्लीय नहीं, यह क्षारीय प्रकृति से बनी हुई है और तरल पदार्थ से न, ये चिपचिपा नहीं होता है। दूसरा कथन है, ज्वालामुखी उद्गार की ये घटना जिनके परिणाम स्वरूप डक्कन ट्रैप का निर्माण हुआ है, वे अधिकांशतः ट्रायसिक और प्रारंभिक जुरासिक युग में हुई है। यह भी कथन गलत है, क्योंकि यह क्रिटेशियस युग के अंत में हुई है। तीसरा कथन है, मालवा का पठार डक्कन ट्रैप का ही एक भाग है। ये कथन सही हो जाता है। अगर जो देखें इसमें तो इसका मूल आयतन भी इसके अनुरूप है। अगर जो डक्कन ट्रैप को आमतौर पर 4 उप क्षेत्रों में विभाजित किया गया है, जिसमें मुख्यतः मालवा का पठार, मंडला लोब और सौराष्ट्र पठार आता है मुख्य डक्कन के साथ साथ। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? इसमें केवल तीसरा कथन सही है। इसका सही उत्तर होगा विकल्प सी, केवल 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेट स्ट्रीम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, सोमाली जेट पवन का एक निम्न स्तरीय अंतर विषुवत रेखीय प्रवाह है जो अफ्रीका के पूर्वी तट के साथ जेट गति प्राप्त करती है। ये कथन सही है। सोमाली जेट पवन का एक निम्न स्तरीय अंतर विषुवत रेखीय प्रवाह है। यह दोनों गोलार्धों में प्रवाहित होती है
जब यह अफ्रीका के पूर्वी तट के निकट मानसूनी क्षेत्र से पश्चिमी छोर से गुजरती है तो जेट की गति प्राप्त करती है। दूसरा कथन है, सोमाली जेट के मजबूत होने का संबंध प्रायद्वीपीय भारत पर मजबूत मानसून से है। यह भी कथन सही है। इसके मजबूत होने से प्रायद्वीपीय भारत में एक सशक्त मानसून का आगमन होता है। तीसरा कथन है, उष्णकटिबंधीय पूर्वीय जेट वियतनाम के पूर्वी तट से अफ्रीका के पश्चिमी तट तक प्रवाहित होती है। यह भी कथन सही है। एशिया के उपोष्णकटिबंधीय कटक के दक्षिण में पूर्वीय प्रवाह जुलाई के महीने से चेन्नई के अक्षांश के निकट एक जेट स्ट्रीम के रूप में प्रवाहित होती है। यह उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम है। यह जेट स्ट्रीम वियतनाम के पूर्वी तट से अफ्रीका के पश्चिमी तट तक प्रवाहित होती है। तीसरा कथन है, चौथा कथन, मानसून विच्छेदन की परिस्थितियों के दौरान उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट भारतीय उपमहाद्वीप से पूरी तरह विलुप्त हो जाती है। यह कथन गलत है। सितंबर के महीने में भारत के ऊपर उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट की गति कम होकर 50 नॉट से भी कम रह जाती है। मानसून विच्छेद की परिस्थितियों के दौरान उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट उत्तर की ओर 20 डिग्री नॉर्थ अक्षांश तक बढ़ जाती है। ये विलुप्त नहीं होती है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? इसमें पहला, दूसरा और तीसरा कथन सही है। इसका सही उत्तर होगा विकल्प बी, 1, 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, बराक नदी निम्नलिखित में से किस या किन उत्तर पूर्वी राज्यों से होकर प्रवाहित होती है? बराक नदी नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और असम की एक महत्वपूर्ण नदी है। तो इसमें सही उत्तर होगा विकल्प बी, केवल 2 और 3 मणिपुर और मिजोरम से होकर गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरावली पर्वत श्रृंखला के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, यह भारत के सबसे प्राचीनतम ब्लॉक पर्वत है। यह कथन गलत है क्योंकि यह ब्लॉक पर्वत नहीं है, यह वरीय पर्वत की एक श्रृंखला है। दूसरा कथन है, यह गुजरात, राजस्थान और दिल्ली में अवस्थित है। यह कथन सही है। तीसरा कथन है, यह सिंधु और गंगा नदी तंत्रों के बीच जल विभाजक के रूप में कार्य करती है। यह भी कथन सही है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? इसमें दूसरा और तीसरा कथन सही है। तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प बी, केवल 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपवाह प्रतिरूप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, उत्तरी मैदान की नदियों का अपवाह प्रतिरूप वृक्षाकार होता है। यह कथन सही है। निश्चित वाहिकाओं के माध्यम से होने वाले जल प्रवाह को अपवाह कहते हैं। इन वाहिकाओं के जाल को अपवाह तंत्र कहते हैं। इसमें वृक्षाकार अपवाह प्रतिरूप को देखें तो यह सबसे सामान्य प्रतिरूप है। यह अपवाह प्रतिरूप वृक्ष की शाखाओं के अनुरूप होता है। यह प्रतिरूप तब बनता है जब जल धाराएं उस स्थान के भूभाग की ढाल के अनुसार प्रवाहित होती हैं। यह प्रतिरूप उन क्षेत्रों में विकसित होता है जहां जल धाराओं के नीचे की चट्टानें की कोई विशेष संरचना नहीं होती है। दूसरा कथन है, जब नदियां सभी दिशाओं से प्रवाहित होकर किसी जल या गर्त में विसर्जित होती हैं तो उसे अरीय प्रतिरूप कहते हैं। ये कथन गलत है क्योंकि जब सभी दिशाओं से प्रवाहित होकर नदियां किसी झील या गर्त में विसर्जित होती हैं तो ऐसे अप्रवाह प्रतिरूप को अभिकेंद्री प्रतिरूप कहते हैं। अब जानते हैं अरीय प्रतिरूप किसे कहते हैं। जब नदियां किसी पहाड़ियों से निकलकर सभी दिशाओं में प्रवाहित होती हैं तो उसे अरीय प्रतिरूप कहते हैं। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? इसमें केवल पहला कथन सही है। इसका सही उत्तर होगा विकल्प ए, केवल 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशिया में संवाद और विश्वास निर्माण उपायों पर सम्मेलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, CICA के सदस्यता हेतु पात्र होने के लिए किसी राष्ट्र के पास उसके क्षेत्र का कम से कम एक हिस्सा एशिया में होना चाहिए। ये कथन सही है।
दूसरा कथन है नेपाल और भूटान CICA के सदस्य नहीं है। ये भी कथन सही है। आप बताइए भारत इसका सदस्य है कि नहीं है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है। दोनों कथन सही हैं, तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प सी, 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुहरे के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। पहला कथन है कोहरे में कुआसे से अधिक नमी होती है। ये कथन गलत है, क्योंकि कुहासे में कोहरे की अपेक्षा अधिक नमी होती है। दूसरा कथन है पश्चिमी महाद्वीपीय किनारों पर पूर्वी महाद्वीपीय किनारों की तुलना में अधिक कोहरा होता है। ये कथन सही है। महासागरों के पूर्वी भाग और पश्चिमी महाद्वीपीय किनारों पर अधिक कोहरे होते हैं, क्योंकि ये क्षेत्र प्राय ठंडी महासागरीय धाराओं के संपर्क में रहते हैं। तीसरा कथन है जिन स्थानों पर 2 ठंडी धाराएं मिलती हैं वहाँ घना कोहरा होता है। ये भी कथन गलत है, क्योंकि 2 ठंडी धाराओं मिलने से ये नहीं होता है, 2 विपरीत धाराओं के मिलने से होता है। चौथा कथन है शीत ऋतु के मौसम में महाद्वीपीय क्षेत्रों पर निम्न अक्षांशों में वाताग्रह कोहरे का निर्माण होता है। ये भी कथन गलत है। ये उच्च अक्षांश के वाताग्रह पर कोहरे का निर्माण होता है। इसका सही उत्तर विकल्प बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शिवालिक पहाड़ियों से सटे इस मैदान के उत्तरी भाग में विवेक नामक कई मौसमी धाराओं से व्यापक अपरदन हुआ है। यह अधिकांश जलोढ़ नदी के किनारों से विखंडित हुआ है, जिससे खादर के व्यापक बाढ़ के मैदानों का निर्माण हुआ है, जो वप्रव से घिरा हुआ होता है। इसे स्थानीय रूप में धायस कहा जाता है। उपर्युक्त परिच्छेद में निम्नलिखित में से किस मैदान का वर्णन किया गया है। भारत के विशाल मैदान को निम्नलिखित 4 क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। राजस्थान का मैदान, पंजाब हरियाणा का मैदान, गंगा का मैदान और ब्रह्मपुत्र का मैदान। अगर जो पंजाब हरियाणा मैदान के बारे में जाने तो इसका अधिकांश जलोढ़ नदी के किनारे विखंडित हुआ है, जिससे खादर के व्यापक बाढ़ के मैदानों का निर्माण हुआ है, जो वप्रय से घिरा हुआ है। इसे स्थानीय रूप में धायस भी कहा जाता है। तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, पंजाब हरियाणा का मैदान। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है रिची द्वीप समूह अंडमान द्वीप समूह के अंतर्गत आता है। यह कथन सही है। रिची द्वीप समूह छोटे द्वीपों का एक समूह है। यह अंडमान द्वीप समूह के मुख्य द्वीप समूह ग्रेट अंडमान से 20 किलोमीटर के दूरी पर पूर्व में स्थित है। दूसरा है नारकोंडम द्वीप भारत में एकमात्र ज्वालामुखी समुद्री द्वीप है। ये कथन गलत है। अब आप बताइएगा कि दूसरा वो द्वीप कौन है जो ज्वालामुखी द्वीप है। तीसरा कथन है लैंडफॉल द्वीप अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह का सबसे उत्तरीय बिंदु है। ये कथन सही है। लैंडफॉल द्वीप भारतीय केंद्र शासित प्रदेश अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का सबसे उत्तरीय बिंदु है। यह क्षेत्र उत्तरी और मध्य अंडमान प्रशासनिक जिलों के अंतर्गत आता है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है। इसमें पहला और तीसरा कथन सही है। इसका सही उत्तर होगा विकल्प सी, 1 और 3। अब मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में इसी टेस्ट सीरीज के साथ। धन्यवाद।